हेलो, वेलकम टू मेरिट क्लासेस। माई सेल्फ सोबी सैनी और मैं हूँ मेरिट क्लासेस में केमिस्ट्री का एजुकेटर इंस्पायर बाय डीएन मॉर्गन। तो हमने अपने लास्ट क्लासेस में किया था द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कि आखिरकार केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री क्यों रखा गया, इसके पीछे हमारी क्या थ्योरीज थी और हमारा केमिस्ट्री का जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। तो ये हमने जाना था अपनी लास्ट वीडियो में। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए टॉपिक जो कि हमारे 11th क्लास के लिए होने वाले हैं वो कुछ करने जा रहे हैं। तो हमारा उसी में हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अब साइंटिफिक नोटेशन से मतलब क्या है? साइंटिफिक नोटेशन जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी केमिस्ट्री लैब्स में प्रैक्टिकल होते हैं उनमें जो हमारी एनालाइज वाली जो वैल्यू होती है या जो उसमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और उनको वो सेम क्वांटिटी पुट अप करना हमारे कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम उनको वैसे ही ना रखकर बाय द साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू उनको सोल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 5 0 0 0 2 3 1 5 2 3 2 1 0। माना अगर हमारे ये आते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कोई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वहां पर हमें लेने हैं इतने नंबर ऑफ मोल्स और इससे हमें फिर वहां पर करानी है कैलकुलेशन। तो वहां पर ये वैल्यू लेकर उसमें कैलकुलेशन कराने में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय द साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम हिंदी में सार्थक अंक भी बोल सकते हैं जो कि आप हमारे आने वाले लेक्चर में फिजिक्स में देखेंगे। तो ये कैसे हम इसको देखते हैं, इसको हम ले लेते हैं शॉर्ट में 5। इसके हम वो गिनते हैं, इसकी डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 के बाद हम लगाते हैं पॉइंट 0 इंटू 10 की पावर में ले लेते हैं हम यहाँ पर 12। तो अपने जो हमारे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पर हमारा साइंटिफिक नोटेशन इस टाइप से यूज में आता है। ओके, फाइनली ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं रफ। ये हो जाता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन की। ओके, हमारा यूनिट कन्वर्जन होता क्या है उसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं या उसके कुछ हम न्यूमेरिकल यहां पर देखने वाले हैं। यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे हमारा ये यूनिट कन्वर्जन हमारे 11 12 जो हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहां पर तो ये आता ही है और इसके साथ साथ ही जो हमारे जितने हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के जो हमारे एग्जाम होते हैं जैसे कि IIT JEE वहां पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसी में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हम कराते हैं डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कराते हैं चेंज। अगर हमारा क्वेश्चन आता है हमें कोई वैल्यू दी जाए और वहां पर बोला जाए कि आपको उसमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में वैल्यू चेंज करनी है या उसकी यूनिट कन्वर्जन कराना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम आज यही देखने वाले हैं। तो जो हमारी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी हमारी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या था उसको हम यहाँ पर साइड में पुट कर लेते हैं। वो था हमारा F = 9/5 और जो वैल्यू हमें डिग्री सेल्सियस में दी गई हो डिग्री सेल्सियस में वो +32। तो ये हमारा फॉर्मूला था
डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में किया था। ओके, तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो ये है, अगर हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 37 है और अगर हमें इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो बाय इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको करते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 और हमारे जो डिग्री सेल्सियस में हमारे टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो है 37 इंटू 37 और प्लस में कितना 32। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये था हमारा यूनिट कन्वर्जन का फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE। हम आगे भी इस टाइप के काफी न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि है यूनिट कन्वर्जन का ही होने वाला है। इसको हम रफ कर देते हैं। बात कर लेते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की। तो हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो हमारा एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर से हम चेंज करने वाले हैं मीटर में, 2 मीटर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम एक वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 की पावर -10 मीटर। ओके, कितने? 10 की पावर -10 मीटर। और एक पिकोमीटर में होते हैं 10 की पावर -12 मीटर। इसका एक हमने चार्ट अपनी लास्ट वीडियो में भी बनाकर दिखाया था, अगर हो सकता है तो आप उसको याद कर लेना। ओके, तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 0.60 एंगस्ट्रॉम। इसको हमें चेंज करना है मीटर में। ओके, 0.60 एंगस्ट्रॉम को हमें चेंज करना है इसमें मीटर में। तो कैसे करेंगे? जैसे कि आप जानते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 की पावर -10 मीटर। ओके, तो 0.6 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे? तो हम इसकी सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10 की पावर -10 मीटर से। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं, 60 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। ओके, 60 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। वेट, सॉरी, नोट 60, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ ओके कोई नहीं, 60 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ओके, -12 मीटर, क्योंकि हम पॉइंट जो है अपने राइट साइड में लेकर जा रहे हैं, तो यहां पर ये नेगेटिव वैल्यूज होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर हम इसी को 0.60 एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर की बजाय पिकोमीटर में अगर हम चेंज करें, ठीक है, अगर इसको हम यहां से मीटर हम अगर हटा दें और अगर हम यहां पे लिखते हैं कितना, पिकोमीटर, तो अब हम इस वैल्यू को पिकोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? तो ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में काफी बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और आइए सॉल्व करते हैं। तो हमने यहां से क्या किया था, इस एंगस्ट्रॉम को हमने ऑलरेडी मीटर में तो चेंज कर लिया है। अब हमें इसको मीटर से ही पिकोमीटर में हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एक पिकोमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -12 मीटर। और अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं कि हमारे 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो हम इसकी 10 की यहाँ पे इसकी कर देते हैं क्रॉस कंजुगेशन वाली मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमारा आ जाता है 1/10 की पावर -12 कितना, पिकोमीटर। तो
1 मीटर में हमारे इतने पिकोमीटर्स होते हैं फाइनली। और इस वैल्यू को हम यहाँ पुट अप करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल में। तो हमारे पास कितने मीटर है? अगर हमारे 1 मीटर की वैल्यू 1/10⁻12 पिकोमीटर है तो हमारे इतने मीटर की वैल्यू कितने होने वाली है? सिंपल, बस हमें यहाँ पर मीटर को हटा के मल्टीप्लाई करना है 1/10⁻12 से। देखते हैं, तो इसको हम 60 इंटू 10⁻12 इंटू 1/10⁻12 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये आता है हमारा पिकोमीटर में। ओके, अब क्या होता है ऐसे 10⁻12 से कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा 10⁻12, तो क्या हमारा रिमेन रहा यहाँ पर? तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 60 पिकोमीटर। ओके, तो ये फाइनली हमारे न्यूमेरिकल्स थे। अब हम आने वाले अपने और हमारे जो होंगे उसमें हम काफी सारे न्यूमेरिकल देखेंगे वहां पर। तो आगे हमारे टॉपिक बचे हुए पहले हम नोट कर लेते हैं। ओके, इसको कर देते हैं रफ। अगर कोई इसको नोट करना चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको नोट आप कर सकते हैं। तो हम यहां से इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसकी इंक शायद खत्म होने वाली है। तो टॉपिक होने वाला है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या इसको हम हिंदी में रासायनिक संयोग के नियम भी बोल सकते हैं। अब ये हमारे लॉ होते क्या हैं? जितनी हमारी केमिस्ट्री में जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो एक रूल या फिर वो एक लॉ के थ्रू होती हैं, वो किसी या किसी लॉ को फॉलो करती हैं। तो वही लॉ हमारे आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। और ये लॉ हमारे होते हैं 5 टाइप के लॉ, जिसको आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और ये 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो इसमें हम हमारे जो 5 लॉ आते हैं उसमें सबसे फर्स्ट लॉ जो हमारा होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम डिटेल में अभी करने वाले हैं। पहले यहाँ पे हम 5 अपने जो हमारे लॉज होते हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। और हमारा सेकंड लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकंड है हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, तो बात करते हैं थर्ड लॉ की, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, और हमारा फोर्थ जो लॉ है, हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ लॉ है वो होने वाला है गैर-लुसैक लॉ। गैर-लुसैक लॉ। ओके, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉ बचता है उसका नाम है अवोगाड्रो लॉ। 5th नंबर अवोगाड्रो लॉ। तो ये होते हैं हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ। ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं और इनको अभी हम अपने डिटेल में जानने वाले हैं।
एक बार बोल देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेरसोक लॉ और अवोगाड्रो लॉ। ओके, तो हम इनके बारे में जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। इसको बाकी लॉ को रफ कर देते हैं, इनको भी हम थोड़ी देर में जानेंगे। ओके, सो फाइनली बात करते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में कि आखिरकार ये होता क्या है। तो ये जो लॉ है ये दिया था हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनियो लवेशियर ने। एंटोनियो लवेशियर, वैसे आप उनका नाम आपसे कोई नहीं पूछने वाला, हमने बस जनरल उसके बोल दिया यहाँ पर। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आखिरकार होता क्या है हम बताते हैं। तो जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसमें जो हमारे रिएक्टेंट का जो मास होता है वो इक्वल होता है हमारे प्रोडक्ट के मास के, या कहें कि हमारे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हमारा जो मास है वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है, वो हमारा कांस्टेंट फिक्स रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहां से हम लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या मास ऑफ रिएक्टेंट हमारा इक्वल होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। ओके, तो यही था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं भी, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे, इनके बारे में हम काफी डिटेल में करने जा रहे हैं। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल समझाते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है, ये ले लेते हैं एग्जांपल। पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल से, अपने बेसिक से एग्जांपल से। माना CO2, C प्लस O2 हमारा बन जाता है CO2, ये केमिकल रिएक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है ये हमारे होते हैं दोनों रिएक्टेंट और ये होता है हमारा प्रोडक्ट जो इन दोनों से मिलकर बना है CO2 फाइनली। ओके, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारा जो रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट हमारे ये दोनों है, इनका जो मास होगा वो हमारे प्रोडक्ट जो कि CO2 है उसके मास के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। जो हमारा कार्बन का जो मास होने वाला है, मोलिकुलर मास का जो होने वाला है वो होने वाला है 12। तो अगर आप एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास आप अगर नहीं जानते कि होते क्या हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे जो आने वाली वीडियोस होंगी उसको हम यहाँ पर डिटेल में आपको बताएंगे। नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। हम यहाँ पर बेसिक टू एडवांस तक केमिस्ट्री लेकर जाने वाले हैं। तो हमारा कार्बन का जो मास लिया हमने यहाँ पे लिया है 12। ओके, अगर बात करते हैं O2 की तो इसका मास होता है हमारा ऑक्सीजन का हो जाता है 8, ये ले लिया हमने। कार्बन का हमारा यहाँ पे कह दिया हमने 12, ये हमारे हो जाएंगे 8 प्लस 2 और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3। अब ये मास कैसे ऐड हो रहे हैं, कैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर आप ये सब चीजें नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है बल्कि ये, क्योंकि इनको हम और डिटेल में आपको बिल्कुल यहाँ बताने वाले हैं, वहां पर तो आप सीख जाएंगे। तो अब इनको करते हैं ऐड। यहाँ पर बनता है हमारा 12, 2 8 आ जाता है हमारा 16 और हमारा 12 तो यहाँ पर है प्लस 8 टू 16। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा हमारा कितना 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 28। ओके, और अगर हम 12 में 16 ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी आ जाता है हमारा 28, जो कि है हमारे क्या रिएक्टेंट का मास आता है 28, और जो हमारा प्रोडक्ट है CO2 इसका मास भी क्या है हमारा 28, तो ये रहा हमारा 28। तो यहाँ से हमारा प्रूफ होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये उसका एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल था, और इसके भी हम और भी
काफी एग्जांपल देखने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक और एग्जांपल। अगर आप चाहें नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम यहां से इसको रफ करने वाले हैं। तो एक नेक्स्ट अपना हम एग्जांपल लेने वाले हैं। हम ले लेते हैं यहां से एक बेसिक सा ही एक छोटा एग्जांपल अपना, जैसे CaCO3 का। ओके, और ये हमारा बन जाता है Ca प्लस CO3 में चेंज हो जाता है। तो इसके हम जो मास है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उनका कैलकुलेशन करके बताएंगे कि हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का मास हमारा होता है 40। ओके, प्लस जो हमारा कार्बन है, कार्बन का मास आता है हमारा 12। ओके, प्लस ये 3 आ जाएगा हमारे मल्टीप्लिकेशन किसके, ऑक्सीजन के मास के, जो कि होता है 8। ये फाइनल। अगर ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही है ठीक है, वरना हम अपने नेक्स्ट उसमें इसको बताएंगे। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तो हमारा यह कैल्शियम का होता है 40। ओके, कार्बन के लेते हैं 12 प्लस 3 आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में, और ऑक्सीजन का आएगा हमारा 8। अब इसको करते हैं हम कैलकुलेट जी। तो 40 प्लस 12 प्लस 8 3 24, और यहाँ पर हमारा 40 प्लस 80, यहाँ पर 12 प्लस 8 3 24। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे 40 प्लस 12 प्लस 24 और 40 प्लस 12 प्लस 24। इनको अगर हम ऐड करते हैं, जो इनका वैल्यू आने वाली है वो दोनों की इक्वली आने वाली है। तो इनको हम ऐड कर देते हैं। क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में आएगा हमारा 6 और 4 5 6 7। तो इसका आ जाता है हमारा 76। और यहाँ पर भी ये भी हमारा जो है प्रोडक्ट इसके जाएगा 76। तो ये भी एक एग्जांपल था जो प्रूव करता है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ओके, तो इस टाइप के आपको यहाँ पर काफी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे अभी। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। आप चाहें तो इसको भी पुटअप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसको हम कर देते हैं। तो ये तो हमारे 11th के हमारे बेसिक कुछ एग्जांपल्स थे। वैसे ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी बुक में भी शायद देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन एग्जांपल इस थ्योरीज के लिए हमें एक से ज्यादा बुक रेफर करनी पड़ी है और उनके न्यूमेरिकल हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए मैं जिस बुक से मैंने रिफर किया है उस बुक से यहाँ पर नोट करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है, मैं पहले देख लेता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, स्पेस, शायद मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये हमारा आफ्टर हीटिंग मतलब हीट करने के बाद क्या वैल्यू दी गई है 216.59 ग्राम। इतने ग्राम हमारा है HGO गैस में। ओके, HGO हमें जो इसको हीट करने के बाद हमें फिर मिलता है 20059 ग्राम मरकरी। इसको हीट करने के बाद हमें मिलता है 200.59 ग्राम Hg के मिलते हैं हमें यहाँ पर। ओके, और मिलता है हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम यहाँ पर हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो जो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ न्यूमेरिकल का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और हम आने वाले अपने न्यूमेरिकल्स में और इसका लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे, इंक्लूडिंग आईआईटी के न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं। ओके, तो आर यू रेडी? तो इसमें हमें करना क्या है, हमें इसे प्रूफ करना है क्या हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले इसकी एक हम रिएक्शन लिख लेते हैं जो कि है हमारी
HgO गैस से हमारा बनता है क्या, लिक्विड में प्लस हाफ O2 हमारी ये है ऑक्सीजन गैस। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है और ये हमारी रिएक्शन है, हो सकता है वहां पर क्वेश्चन में रिएक्शन दी हो या हो सकता है यहाँ पर ये रिएक्शन ना भी दी गई हो, इसे हमें खुद से लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें देखते हैं किस किस चीजों की हमें वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है हमने हीट क्या है HgO को, जो कि इतना ग्राम है हमारा, और ये हमारा चेंज हो जाता है 200.55 ग्राम Hg में और 16 ग्राम हमारी ऑक्सीजन निकल जाती है। तो अब यहाँ से हमें देखना है कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूफ करता है कि नहीं। तो HgO की वैल्यू में दी गई है यहाँ पर कितनी, 216.59 ग्राम। ओके, और Hg जो हमारा फिर निकलता है हीट होने के बाद कितना, 200.59 ग्राम में, और जो हमारी ऑक्सीजन निकलती है वो निकलती है हमारी 16 ग्राम। ओके, तो ये हमारा है रिएक्टेंट का मास, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के तो यही आ जाता है हमारा 216.59 ग्राम में, जो कि इक्वल है हमारे रिएक्टेंट के मास के कितना ग्राम। तो ये हमारा होता है प्रूफ, क्या प्रूफ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक और न्यूमेरिकल हम प्रूफ कर चुके हैं। ओके, आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप लिखिए, तो इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसका लेवल हम थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं। इसका लेवल हम धीरे धीरे और बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो अब तक हमारे जो थे, हमने एक तो शुरुआत में किए थे वो हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। तो हम एक और इसका लेवल थोड़ा बूस्ट अप हम करते हैं IIT लेवल तक, हमारे हायर थोड़ा एडवांस लेवल का हमारा न्यूमेरिकल होने जा रहा है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम हमारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल का जो हम थोड़ा बेस है, इसका लेवल थोड़ा और बूस्ट अप करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हम देख के बोल यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल ये है कि हाउ मच मास ऑफ AgNO3, ये हमारा AgNO3 का कितना मास हमारा रिएक्ट करेगा विद किसके साथ, 0.585 ग्राम NaCl के साथ। ठीक है, इसके हमारा AgNO3 का हमारा कितना मास रिएक्ट करेगा NaCl के, इतने ग्राम ऑफ NaCl के साथ, और हमें देगा हमें गिव देगा क्या, कितना, 1.435 ग्राम ऑफ AgCl और भी है भी, और 0.85 ग्राम ऑफ NaNO3। तो पूरा न्यूमेरिकल तो यहाँ पे लिखना थोड़ा पॉसिबल सा नहीं होगा, तो मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख दी बुक पर, मैं इसको एक बार और यहाँ बोल रहा हूँ। हाउ मच मास ऑफ AgNO3, ठीक है, रिएक्ट विद 0.585 ग्राम ऑफ NaCl, गिव इतना ग्राम ऑफ AgCl और इतने ग्राम ऑफ NaNO3। तो इसको पहले इसके लिए हम एक रिएक्शन लिख देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो रिएक्शन हमारी आ जाती है AgNO3 प्लस हमारा रिएक्ट करता है इसके साथ NaCl के साथ, जो कि हमारा कितना ग्राम है, 0.585 ग्राम है हमारा NaCl रिएक्ट करता है। ठीक है, वो रिएक्ट करने का बनता क्या हमारा, बनता है हमारा AgCl, क्या बनता है AgCl, और AgCl के बाद NaNO3, जिसकी हमारी वैल्यू दी गई है, NaNO3 बन जाता है। और कितने कितने ग्राम बनते हैं,
AgCl का बनता है हमारा 1.435 ग्राम और NaNO3 का बनता है हमारा 0.85 ग्राम। ओके, इतना ग्राम। तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कि हमारा AgNO3 का कितना ग्राम NaCl के 0.585 ग्राम से मिलता है और बनाता है AgCl का इतने ग्राम और NaNO3 का इतना ग्राम हो जाता है। तो इसको भी हमें करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर लिखा हुआ है और काफी देर से उसी लॉ को हम यहाँ पर कर भी रहे हैं और इसके ऊपर हमने 2-3 न्यूमेरिकल यहाँ पर कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर ये सोचना बहुत आसान है कि अच्छा ये हम न्यूमेरिकल है और ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट जब ये आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लिखा होगा, इसमें आप खुद सोच के आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा और इसका आंसर निकालना होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा AgNO3 x वैल्यू हो गई जिसकी हमें निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम अपने AgNO3 x जो हमने लिया है इसको ऐड कर देते हैं 0.58 ग्राम ऑफ NaCl के और इन दोनों अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू ऐड करने के बाद क्या होगी, इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहां से हमारी बन जाता है x प्लस इतने ग्राम और इतना प्लस इतने ग्राम। अब यहां से वैल्यू निकालनी है हमें x की, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे प्लस वाला, जब हमारे इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा वहां पर माइनस में। तो अगर हम इन दोनों को अगर यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करने के बाद ये आ जाते हैं हमारे, या इसको भी माइनस करने के बाद हम फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इतने ग्राम। आप सभी मैथ के स्टूडेंट तो होंगे शायद, इतनी मैथ तो शायद सभी को आती ही होगी, इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। तो हमारे x की वैल्यू जहां पर हमें पूछी गई थी वो है 1.70 ग्राम और क्वेश्चन हमारा ये था। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बोल देता हूं। हमारा क्वेश्चन था कि AgNO3 की कितनी ग्राम वैल्यू हमारे NaCl के 0.58 ग्राम के साथ रिएक्ट होगी और हमें देगी AgCl का 1.53 ग्राम और NaNO3 का 0.85 ग्राम। तो हमारे AgNO3 की वैल्यू निकालनी थी ग्राम में, तो हमने ये रिएक्शन लिखी और AgNO3 की वैल्यू को हमने x माना, इनको ऐड किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा फाइनल आंसर 1.70 ग्राम आ गया। तो फाइनली हमारा यहाँ पर हम अब खत्म करते हैं हमारा जो हमारा फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो तो हमारे जो आने वाले हमारे आगे के 4 हमारे जो लॉ हैं उनको हम बाद में देखेंगे। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।